तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक जो है, कल मैंने गैस्ट्रेलिया पढ़ाया था, गैस्ट्रेलिया। अब आज जो है वो आपकी गैस्ट्राइटिस। बहुत सारे रोगी हमारे पास आते हैं गैस्ट्राइटिस के, तो गैस्ट्राइटिस की कैसे चिकित्सा करेंगे हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, ताकि वो रोगी, गैस्ट्राइटिस का रोगी ठीक हो। तो गैस्ट्राइटिस सब एक ही से रिलेटेड है, कहीं न कहीं मेडिसिन भी जो होती है उसी आधार पे होती है, लेकिन रोग में डिफरेंस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये एक चिकित्सक को आना चाहिए, चाहे वो डिफरेंशियल बिटवीन द मेडिसिन और द डिफरेंशियल बिटवीन द डिजीज। जो सिम्टम्स होते हैं वो भी समान होते हैं लगभग, लेकिन जब आप डिफरेंशियल समझ लेते हैं तो डिफरेंशियल समझने के बाद आपका तरीका जो है आसान हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में एक सब्जेक्ट होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी बहुत सारी बीमारियों के लक्षण एक समान ही होते हैं लेकिन अंग अलग अलग होते हैं। उसमें जो रोग होने का जो प्रभाव है, यानी कि जो कारण है वो अलग अलग होता है, ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम कफ को लेते हैं, खांसी को, तो खांसी का उदाहरण अगर हम लेते हैं तो देखते हैं कि खांसी जो है पेशेंट को आ रहा है, तो खांसी एक सिम्टम्स है, लक्षण है, खांसी कोई बीमारी नहीं है। लेकिन वो जो है गले की बीमारी के कारण भी हो सकता है, फेफड़े की बीमारी के कारण हो सकता है, फेफड़े में अलग अलग पार्ट की बीमारी के कारण हो सकता है। तो ये डिफरेंशियल ऑफ द डिजीज आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आप चिकित्सा कार्य किसी भी रोगी का आसानी से कर पाते हैं और कर ले जाते हैं। तो इसलिए डिफरेंशियल करना और डिफरेंशियल जानना जरूरी होता है हमें। तो इसमें गैस्ट्राइटिस नाम से ही है कि जो इपिगैस्ट्रियम में जो दर्द मैंने बताया था तो उसको हम गैस्ट्रेलिया कहते हैं, और उसमें प्रदाह हो जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए, आ रहा है समझ में, वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाए, सूजन आ जाए, तो उसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा था कि अमाशयिक पीड़ा हो रही है, पीड़ा इसमें भी होगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रदाह हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, लगभग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है ये। अब इसमें जो है ये रोगी अगर हमारे पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आएगा तो कैसे डायग्नोसिस करेंगे, कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे इसका ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस या जो चीज़ें हैं वो कैसे हम करेंगे इसका, कि ये रोगी जो है ये ठीक हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें जो है हमने पहले भी बताया है कि रोगी आपको आए तो 3 चीजें हैं, सिम्टम्स। अब इसमें क्या हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक, ये है गैस्ट्राइटिस। इसमें सिम्टम्स, सेकेंड्स, ऑर्गन, थर्ड कोज। उसके बाद
जब इसका पार्ट सेकेंड करेंगे तो सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, ऑर्गेनिक रेमेडी और प्रिंसिपल। इसमें जो है लक्षण क्या क्या आते हैं, इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, तो उदर में यानी कि स्टमक में, पेट में, ऊपरी भाग में क्या होता है, भारीपन आता है। मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि असहज जैसी स्थिति, माने भारीपन लगेगा यहाँ पे आपके। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि मिचली, डिस्कम्फर्ट होगा एपिगैस्ट्रियम में, नोजिया, वोमिटिंग, किसी किसी को हिकअप, हिकअप माने हिचकी, हिचकी आना किसी को, और ड्राइनेस, माउथ, मुंह का सूखना, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। यही सब चीज इसमें भी हमें समझने में आता है कि इसमें जो है ये सब लक्षण, मुंह में पानी आना, मुंह का स्वाद खराब होना, ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। और इसमें जो दर्द होता है, इसमें जो पेन होता है, वो पेन, उसका जो कैरेक्टर है पेन का, या उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है, वो किस पे निर्भर होता है, रिलेटेड द भोजन के ऊपर निर्भर होता है। इसमें भी पेन होता है, दर्द इसमें भी होता है, लेकिन दर्द का रिलेशन जो है, इसकी जो तीव्रता है या इसमें जो कंसिस्टेंसी है दर्द की, उसका रिलेशन फूड से होता है, भोजन से। यानी जो भोजन किया जा रहा है उस भोजन से इसका रिलेशन बहुत होता है, जिससे हम डिफरेंशियल ऑफ द डायग्नोसिस इस बीमारी का कर सकते हैं भोजन के संबंध से। जैसे भोजन खाने में दर्द बढ़ रहा है कि घट रहा है, भोजन खाने के कितने देर तक तुरंत दर्द स्टार्ट हो रहा है या 1 घंटे बाद हो रहा है, मतलब भोजन से इसका क्या संबंध है दर्द का, ये निर्भर होता है गैस्ट्राइटिस में, जिससे कि आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस इस डिजीज का बना सकते हैं। चूंकि चिकित्सा कार्य हम लोग सिखा रहे हैं, डॉक्टर्स हैं सबको, और एक एक डिजीज जो है 2-2, 3-3 दिन लगता है पढ़ने में, चीज़ों को सीखने में 2-2, 3-3 दिन। अब एकदम डिटेल में बताया जाए तो कम से कम 1 से 2 दिन लगता है। 1 घंटे की क्लास लगभग काफ़ी बड़ी होती है। जो हम अपने वहाँ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ाते हैं तो उसमें
काफ़ी टाइम लगता है उसको बताने में। जो अपने कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें काफ़ी डीप चीज़ों को पढ़ाते हैं, बताते हैं। इसको मैंने शार्ट किया हुआ है ताकि जो चिकित्सा कार्य कर रहे हैं या जो सीख रहे हैं वो आसानी से इस चीज़ को सीख लें। तो इसलिए इसकी जो पेन दर्द का जो सिचुएशन होगा ये निर्भर करेगा कि भोजन के साथ क्या रिलेशन है दर्द का। इससे आप बहुत चीज़ों को पता लगा सकते हैं। अब इसमें आर्गन्स क्या है, तो आर्गन्स इसमें मुख्य रूप से जो स्टमक की झिल्लियां हैं, स्टमक की मेम्ब्रेन, गैस्ट्रिक ग्लैंड इन्वॉल्व होती है इसमें। और जो झिल्लियां होती हैं उसमें यानी कि जो स्टमक की मेम्ब्रेन होती है वहाँ झिल्लियां होती हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ऐसी स्थितियां इसमें गैस्ट्राइटिस में पैदा हो जाती हैं। अब इसके कारण क्या क्या हैं, कारण क्या हो सकते हैं, तो दो चीज़ें मैंने आपको बताया है हमेशा कि रोगों के जब कारण को देखेंगे तो दो प्रकार के कारण होते हैं। इसको ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने इजी वे में पढ़ाने के लिए बनाया हुआ है ताकि समझ में आपको आ सके। मैंने कोरिलेट किया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन से और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा कि सर ने जैसा बताया वैसा किताब में मिले, तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको समझने के लिए मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के कारण आपको मैंने इंडिकेट किए हैं कि दो प्रकार के कारण आपके होते हैं। तो आंतरिक कारण जो होते हैं वो शरीर के अंग जो होते हैं उनके कारण होते हैं। यानी एक तो होता है कि बीमारी जो है किसी पर्टिकुलर अंग में है लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार अंग कोई और है। आ रहा है समझ में कि जैसे जिम्मेदार अंग कोई और है तो बीमारी वहाँ हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनल जो कारण है, इंटरनल आंतरिक जो कारण आप देखेंगे तो खास करके आपको देखने में मिलेगा कि नर्वस सिस्टम, उसके बाद हार्ट, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम और किडनी। इन सिस्टम के रोगों की वजह से हार्ट की बीमारियों में भी ऐसा हो जाता है, हार्ट की का जो मरीज है ऐसा हो जाता है। दूसरा रिस्पिरेटरी, फेफड़ों की बीमारियों में भी धीरे धीरे मरीज को हो जाता है और किडनी की बीमारियों में भी गैस्ट्राइटिस पैदा हो जाता है। और नर्वस सिस्टम में क्या है कि शोक, भय, चिंता, आ रहा है शोक, भय, चिंता, जिसके कारण क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक नर्व है और गैस्ट्रिक जो पूरा सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। तो नर्वस सिस्टम में कारण
इसका ये होता है कि तंत्रिका तंत्र में जैसे वो मरीज ज़्यादा भय है, शोक है, कोई चिंता है, कोई बात है, कोई आघात लग गया है, तो ये कारण उसके पीछे होता है। अब दूसरा आते हैं कि ये तो हो गया इंटरनल, आंतरिक अंगों में जो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स हैं, रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स हैं। इस अंग को बीमार होने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स और सिस्टम होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं इसको बीमार बनाने में, जिसके वजह से इसमें डीअरेंजमेंट आ सकता है। दूसरा होता है कि एक्सटर्नल यानी कि बाह्य कारण। तो एक्सटर्नल जो है इसमें आपका फूड आते हैं, फूड आता है, उसमें आपका ऑक्यूपेशन आता है, उसमें आपका वातावरण आता है, उसमें आपका मौसम आता है, उसमें सारी चीज़ें आती हैं जो बीमार होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो क्या क्या है इसमें? ज़्यादातर फैट या गरिष्ठ भोजन, ज़्यादा फैटी डाइट या बहुत मसालेदार स्पाइसी, फैटी स्पाइसी डाइट या इर्रेगुलर फूड भोजन, अनियमित हो भोजन। अनियमित दिनचर्या, अनियमित भोजन, अनियमित एक ही जगह बैठे रहना, कॉन्स्टिपेशन कब्ज, जिससे क्या होता है कि कब्ज बन जाता है, कॉन्स्टिपेशन। व्यायाम, एक्सरसाइज वगैरह ना करना, व्यायाम ना करना, भोजन करने के बाद बार बार बर्फ ठंडा पानी पी लेना, कोल्ड वाटर इंटेक करना, तंबाकू का सेवन करना, एल्कोहल का सेवन करना, ज़्यादा चाय काफ़ी जो है वो पीना, सुबह खाली पेट चाय वगैरह पीना, ये सब क्या कर सकता है, एक गैस्ट्राइटिस क्रिएट करता है। दैट आर द एक्सटर्नल कॉज ऑफ द डिजीज। ये क्या है? बाहरी कारण है बीमारी। अब चौथा इसमें नंबर आता है कि कैसे आप डिफरेंस कैसे जानेंगे इसको। तो एक तो हो गया कि रिलेशन द फूड से रिलेशन, भोजन से। दूसरा होता है कि आप इसमें क्या करवाएंगे, तो इसमें ज़्यादा जानने के लिए इंडोस्कोपी होता है, इंडोस्कोपी कराते हैं, जिस इंडोस्कोपी में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इस मरीज को क्या कराएंगे अगर जानना हो समझना हो तो इंडोस्कोपी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो सिम्टोमेटिक रेमेडी, ऑर्गेनिक रेमेडी और प्रिंसिपल रेमेडी, 3 प्रकार की दवाइयाँ हैं। इसमें आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें जो कल मैंने बताया था। तो अब इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन हो गया, तो वो भी स्टमक में सूजन हुआ है, तो इसमें जो है आप जो एप्लीकेशन वाली दवाएं हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। C5A2 प्लस BRG, इसमें दोनों में कोई प्रयोग कर सकते हैं। B का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन, और
इसको तत्काल राहत के लिए जो मैं बताता हूँ कि सूखी जो गोलियां होती हैं वो D4 में होती हैं। सूखी गोलियां, जैसे मरीज को भारीपन पेट में लग रहा है या कोई चीज़ ऐसा हो रहा है, तो हम उसको तत्काल राहत जो देते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑन द क्लिनिक्स, अपने क्लिनिक में उसको बैठा के विदिन 5 मिनट्स द पेशेंट रिलीव हो सकता है, जो हम लोग करते हैं तत्काल। इसमें भारीपन अगर बना हुआ है तो S1, C15, F1, S9, हर1। इसकी गोली जो है D4 में होती है। गोली, सूखी गोली D4 में होती है, जिसकी डोज होती है 5 से 10 गोली, 20 गोली तक, ठीक, 40 गोली, 50 गोली, 100 गोलियों तक का डोज है। ये निर्भर होता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। ये क्लिनिक पे मैनेजमेंट का पार्ट में बता रहा हूँ कि एट द क्लिनिक आप कैसे रोगी आया और तुरंत वहाँ मैनेज कर दें। तुरंत उसको लगे कि हाँ यार पेट मेरा भारी था, अब हल्का हो गया एकदम। डॉक्टर साहब ने दवा पिलाया और तुरंत मेरा पेट हल्का हो गया। यानी कि उसको परिचय दीजिए कि हाँ इलेक्ट्रोपैथी है, हम तत्काल आपको राहत दे रहे हैं, इलेक्ट्रोपैथी हमारी पैथी। और ये मैं बरसों से करते आया हूँ और मैं हमेशा से करता रहता हूँ। हमारे पास बहुत इमरजेंसी आता है तो इमरजेंसी हम लोग तत्काल हैंडल कर लेते हैं इस चीज़ से। अब जो दवाई है उसमें ऑर्गेनिक रेमेडी, तो ऑर्गेनिक रेमेडी सेम गैस्ट्रेलिया की तरह होता है। S1, S10, S2, S10 और S5, C1, C10, C15। इसमें जो है इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो आपका A3, A2 या A3 और F1, L1, ये कंडीशन के आधार पे हम लोग चलाते हैं कि मरीज के कंडीशन के आधार पे चलते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल रेमेडी में आते हैं तो आपका ये S1 और S2 है, उसी अनुसार से हम इसका S1 या S2 उसी आधार पे हम सिलेक्शन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। और अगर हार्ट की बीमारी है या मान लीजिए कि फेफड़ों की बीमारी के कारण हो रहा है, तो हम हार्ट की या फेफड़े की या जो भी जो है किडनी के कारण है, तो उस अंग विशेष की दवाई जरूर देते हैं। और भी जो रिलेटेड सिम्टम्स हैं, मान लीजिए उसको उल्टी हो रहा है तो उल्टी की यहाँ S11 गोली हो जाएगी उल्टी की। नोजिया की भी S11 हो जाती है। हिकअप आ रहा है तो मान लीजिए S1 आपकी हिकअप में हो गई। अगर हिकअप, तो इस तरीके से आप एट द क्लिनिक पे ये सिम्टोमेटिक जो रेमेडी है, ये जो यहाँ बताया जा रहा है, ये आपका एट द मोमेंट क्लिनिक में उसको तुरंत राहत के लिए मैं बताता हूँ। वो D4 में गोली होती है। गोली का 5 गोली से ले करके, जैसे हम लोग 20 नंबर की गोली छोटी गोली में बनाते हैं, जो एकदम 10 नंबर से ऊपर होती है 20 नंबर, तो 20 नंबर की गोली में हम लोग मैक्सिमम बनाते हैं, ताकि वो इतना छोटा होता है कि जीभ पर जाते ही तुरंत खुल जाता है। तो इससे क्या होता है कि रोगी को तुरंत फास्ट रिजल्ट मिलता है, बहुत तेज उसको इफेक्ट करता है। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो ये गोली जो है 20 नंबर की गोली होती है, जिसमें हम अपना दवाई बनाए हुए हैं और उसको तत्काल खिलाते हैं और क्लिनिक पे ही रिलीव कर देते हैं। तो सिम्टोमेटिक बस बनाने का इतना ही अर्थ है कि मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट एट द मोमेंट, तुरंत के लिए हम करते हैं। उसके बाद उसके
दर्द अगर उग्र है तो आपको मैंने बताया ही है कि W और Y। कल भी मैंने गैस्ट्रेलिया में जो अगर पेन का कंडीशन है तो गैस्ट्रेलिया वाला जो पेन का मैंने बताया था वहाँ पे अगर आप लिखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, या तो हमारा ये वीडियो जो है यूट्यूब में मैं डाल रहा हूँ, डेली का वीडियो यूट्यूब में डाल देता हूँ, तो यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं, इसको बार बार देख करके कंफर्म कर सकते हैं कि दर्द में इसको क्या करें। तो इस तरीके से इस कंडीशन में हम उसका ट्रीटमेंट जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोपैथी सीखने के लिए ज़रूर हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी करें और लोगों को सब्सक्राइब भी करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग इस चिकित्सा के पार्ट को पहुंचा सकें और लोग आसानी से इलेक्ट्रोपैथी सीख सकें और कर सकें।